नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां हम विचारों की उस दुनिया में उतरते हैं जिसे समझने की हिम्मत हर कोई नहीं रखता। आज आप मिलेंगे उस दार्शनिक से जो इंसानों को देखकर उनके भीतर का सच्चा चरित्र पढ़ लेता था। वह थे थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल के प्रिय शिष्य और मानव स्वभाव के सबसे तेज पर्यवेक्षक। उन्होंने पूछा था, मनुष्य क्या करता है और वह ऐसा क्यों करता है? क्या तुम्हारा चरित्र तुम्हारी किस्मत तय करता है? क्या अच्छाई सीखी जा सकती है या वह भीतर से ही जन्म लेती है? अगर तुम्हें पता है क्या सही है, तो तुम गलत क्यों करते हो? क्या इंसान वो है जो वह दिखाता है या वह जो वह छिपाता है? थियोफ्रास्टस का मानना था कि इंसान अपने कर्मों से नहीं, अपने स्वभाव से पहचाना जाता है, और इसी स्वभाव को समझने की कला बहुत कम लोगों में होती है। आज की इस यात्रा में हम वह दर्पण उठाएंगे जो थियोफ्रास्टस ने दुनिया के सामने रखा, जिसमें इंसान अपनी असली पहचान दिखता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको आपके अपने स्वभाव से मिलवाने वाली है। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां हर सवाल आपको आपकी असली तस्वीर दिखाता है। प्राचीन यूनान की उस धरती पर जहां समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराते हुए भी किसी कविता की तरह सुनाई देती थी, जहां हवा में जैतून के पेड़ों की खुशबू रहती थी, वहीं एक छोटा सा द्वीप था, लेस्बोस। और उसी शांत, धीमे, स्वप्न से लगने वाले द्वीप पर एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा आने वाले समय में इंसानों की सोच को पढ़ने वाला पहला आदमी बनेगा, पौधों की दुनिया को समझने वाला पहला वैज्ञानिक बनेगा, और वो चेहरा होगा जिसे दुनिया एक दिन मानव स्वभाव का आईना कहकर याद करेगी। रात शांत थी। घर के बाहर दिए की लौ हल्की सी टिमटिमा रही थी। मां बच्चे को गोद में लिए चुपचाप उसे देख रही थी। बाकी बच्चों की तरह यह बच्चा जोर से रोया नहीं। उसने अपनी आंखें खोली और बस देखता रहा। मां ने महसूस किया कि उसका बच्चा उसे ऐसे देख रहा है मानो वह उसके चेहरे की हर छोटी रेखा, हर हरकत को पढ़ रहा हो। मानो वह दुनिया को समझने के लिए आया हो, उससे डरने के लिए नहीं। यह बच्चा था टायर टॉमस, लेकिन दुनिया उसे इस नाम से नहीं पहचानेगी। दुनिया उसे एक दिन एक और नाम देगी, एक ऐसा नाम जो सदियों बाद भी गूंजेगा, थियोफ्रास्टस। बचपन में ही उसमें एक अजीब सी आदत दिखाई देने लगी। बोलता कम था मगर देखता बहुत था। किसी इंसान के चलने का अंदाज, आवाज का उतार चढ़ाव, पेड़ की पत्तियों का हिलना, जानवरों का व्यवहार, उसे सब में पैटर्न दिखता था। वह सोचता था, क्यों लोग वैसा करते हैं जैसा करते हैं? क्यों कुछ पौधे ऊंचे होते हैं और कुछ जमीन से चिपके रहते हैं? क्यों हवा का एक झोंका कुछ पत्तों को छूकर आगे बढ़ जाता है और कुछ को पिघलाकर गिरा देता है? उसका दिमाग सवालों से भरा रहता था। उसके पिता सोचते थे कि वह शायद बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है, लेकिन वह शांत नहीं था। वह अवलोकन कर रहा था। वह हर उस चीज को देख रहा था जिसे लोग सामान्य मानकर अनदेखा कर देते थे। धीरे धीरे उसका जीवन एक दिशा लेने लगा, लेकिन दिशा उसने नहीं, किस्मत ने तय की। एक दिन समुद्र किनारे बैठे हुए उसने कुछ बच्चों को बात करते हुए सुना। वे सभी एथेंस से आए किसी महान शिक्षक के बारे में चर्चा कर रहे, जिसका नाम सुनकर आधी दुनिया हिल जाती थी, अरस्तु। जैसे ही थियोफ्रास्टस ने यह नाम सुना, उसके भीतर कुछ जागा, एक तीव्र चाह, एक खिंचाव। वह जानता था कि अगर उसे अपनी आंखों से दिखती इस अनोखी दुनिया के जवाब ढूंढने हैं, तो उसे उसी आदमी के पास जाना होगा जिसने खुद महान सिकंदर को शिक्षा दी थी। कई दिनों तक उसने रास्ते के बारे में सोचा। कोई गाड़ी नहीं, कोई यात्रा का साधन नहीं, लेकिन भीतर की जिज्ञासा किसी भी कठिनाई से बड़ी थी। वह युवा था, जिज्ञासु था और दुनिया को समझने के लिए बेताब था। और इस तरह टायर टॉमस ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो उसे इतिहास के सबसे महान मनों में से एक की ओर ले जाने वाली थी। जब वह एथेंस पहुंचा, शहर जीवन था। बाजारों में भीड़, गलियों में बहसें और कहीं दूर से लाइसियम, अरस्तु का विद्यालय से आती आवाजें। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा। लाइसियम के बड़े द्वार के सामने खड़े होकर उसने कुछ क्षण आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर छात्रों की भीड़ थी। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर थी जो बीच में खड़ा होकर बोल रहा था, अरस्तु। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी बातें गहरी। टायर टॉमस पास खड़ा होकर सुनने लगा। हर शब्द उसकी आत्मा में उतरता जा रहा था।
वह समझ गया, यही वो जगह है जहां उसे होना चाहिए। क्लास खत्म हुई, छात्र धीरे धीरे बाहर जाने लगे। टायर टॉमस अभी भी वहीं खड़ा था। तभी अरस्तु ने उसकी तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारा? अरस्तु की आवाज में आदेश भी था और जिज्ञासा भी। टायर टॉमस, उसने धीमे से कहा। अरस्तु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आवाज, अरे इसमें तो देवताओं की सी मिठास है। और फिर उन्होंने वही नाम कहा जो इतिहास में हमेशा चमकता रहेगा, थियोफ्रास्टस, दैवीय वक्ता। उस पल टायर टॉमस ने महसूस किया कि उसने खुद को पा लिया। वह केवल अरस्तु का शिष्य नहीं बनने वाला था, वह उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था। अरस्तु ने जब उसे थियोफ्रास्टस कहा तो वह नाम केवल एक उपाधि नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी थी। जैसे किसी महापुरुष ने किसी युवा की आत्मा में छुपी चिंगारी को पहले ही देख लिया हो। उस दिन से लाइसियम उसके लिए सिर्फ एक विद्यालय नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बन गया। थियोफ्रास्टस हर सुबह सूर्योदय से पहले लाइसियम के बागों में घूमता। वहीं जैतून और देवदार के पेड़ों के बीच उसने जीवन की पहली बड़ी सच्चाई सीखी, प्रकृति किसी किताब से ज्यादा ईमानदार होती है। कभी वह पेड़ की जड़ों को देखकर सोचता कि ये मिट्टी का रास्ता कैसे ढूंढ लेती हैं। कभी किसी बीज को हाथ में लेकर चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे उससे बात कर रहा हो। कभी वह नदी के किनारे खड़े होकर पानी की लहरों में पैटर्न ढूंढता, मानो संसार के सारे रहस्य वहीं छुपे हो। उसके लिए सीखना कभी पढ़ाई नहीं था, सीखना जीवन का हिस्सा था, सांस लेने जैसा। अरस्तु ने उसकी इस अनोखी प्रवृत्ति को तुरंत पहचान लिया। अगर लाइसियम में कोई सवाल ऐसा होता जिसका जवाब कोई नहीं दे पाता, तो छात्रों की नजर अपने आप उस शांत युवक पर चली जाती, जो कोने में बैठा सोच रहा होता। थियोफ्रास्टस, वह बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो पूरा कमरा शांत हो जाता। शब्द नहीं, मानो विचार बहने लगते। धीरे धीरे उसका नाम एथेंस में फैलने लगा। लोग कहते, ये युवक दुनिया को उसी तरह देखता है जैसे कोई चित्रकार रंगों को देखता है। थियोफ्रास्टस को स्वयं यह समझ नहीं आता कि लोग उसके बारे में इतना क्यों कहते हैं। वह बस वही करता था जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय था, देखना, समझना और सीखना। एक दिन अरस्तु ने उसे अपने पास बुलाया। थियोफ्रास्टस, उन्होंने कहा, तुम केवल दुनिया को नहीं देख रहे, तुम उसे समझ रहे हो, और यही असली दर्शन है। थियोफ्रास्टस ने विनम्रता से सिर झुका लिया। वह कभी खुद को महान नहीं मानता था, उसका मन हमेशा सवालों में उलझा रहता। क्या मैं कभी सब कुछ समझ पाऊंगा? क्या ज्ञान का कोई अंत है? क्या हर आदमी के भीतर एक छुपा हुआ चरित्र है जिसे पढ़ा जा सकता है? धीरे धीरे उसने यह महसूस करना शुरू किया कि इंसानों का व्यवहार पेड़ों से कुछ अलग नहीं। पेड़ों की जड़ें जमीन में फैलती है और इंसानों की जड़ें उनके मन में। कोई आदमी क्यों चापलूसी करता है? कोई क्यों हमेशा शिकायत करता है? कोई झूठ क्यों बोलता है? कोई घबराता क्यों है? कोई दूसरों से ज्यादा क्यों डरता है? उनके व्यक्तित्व में कोई पैटर्न है, कोई लय, कोई छुपी हुई वजह? थियोफ्रास्टस ऐसे सवालों में खो जाता। लाइसियम के छात्रों को अक्सर वह किसी व्यक्ति को देखते हुए मिलता, मानो उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसने समझ लिया, इंसान के व्यवहार भी प्रकृति की तरह ही नियमों से चलता है, बस लोग खुद नहीं जानते कि वे इन नियमों में बंधे हैं। वह विचार धीरे धीरे उसकी सबसे अद्भुत रचना बनने वाला था, कैरेक्टर्स। लेकिन वह समय अभी दूर था। पहले किस्मत को उसे एक और मोड़ देना था, एक ऐसा मोड़ जहां उसका जीवन बदल जाएगा। समय बीतता गया। थियोफ्रास्टस अकादमी की आत्मा बन चुका था। वह अरस्तु की तरह तर्क सिखाता, पर उससे भी ज्यादा प्रकृति को समझाता। छात्र उससे केवल ज्ञान नहीं पाते थे, वे उससे शांत रहना, ध्यान से देखना और छोटी चीजों में बड़ी सच्चाई ढूंढना सीखते थे। और फिर वह दिन आया जिस दिन अरस्तु ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया। वह बूढ़े हो चुके थे, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। मेरे बाद उन्होंने धीरे से कहा, लाइसियम की जिम्मेदारी थियोफ्रास्टस संभालेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कई छात्र भावनाओं में डूब गए, लेकिन थियोफ्रास्टस, वह चुप था। उसके दिल में कोई गर्व नहीं था, बस एक भारी सा बोझ उतर आया, जिम्मेदारी का बोझ। अरस्तु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरे शब्द नहीं, मेरी आत्मा को आगे लेकर जाओगे। उस दिन से थियोफ्रास्टस केवल एक छात्र नहीं रहा,
वह अरस्तु का उत्तराधिकारी, लाइसियम का प्रमुख और यूनान का सबसे सम्मानित दार्शनिक बन गया। अरस्तु के उत्तराधिकारी बनने के बाद थियोफ्रास्टस का जीवन अचानक बदल गया। अब वह सिर्फ ज्ञान खोजने वाला युवा नहीं था, वह एक ऐसा प्रकाश बन चुका था जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही थी। लाइसियम के विशाल प्रांगण में कदम रखते ही लोग फुसफुसाते, वही है थियोफ्रास्टस, अरस्तु का उत्तराधिकारी, दुनिया का सबसे शांत, सबसे गहरा दिमाग। जहां पहले लाइसियम में सैकड़ों छात्र होते थे, अब उनकी संख्या 2000 पार कर गई। यूनान के हर इलाके, हर शहर, हर संस्कृति से लोग आते थे, कुछ दर्शन सीखने, कुछ प्रकृति को समझने और कुछ बस उसकी एक झलक देखने। लेकिन थियोफ्रास्टस किसी भी भीड़ से प्रभावित नहीं होता। उसका मन अभी भी उसी सहजता से दुनिया को देखता था जैसे लेस्बोस के एक शांत बच्चे की आंखें देखती थी। सुबह होते ही वह बड़ी लाठी लेकर बागों की ओर चला जाता। वहां पेड़ों के बीच बैठे हुए वह छात्रों को समझाता, एक पौधा एक शिक्षक है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो यह तुम्हें दुनिया के सभी राज बता देगा। छात्र अचंभित होकर पूछते, लेकिन पौधा क्या सिखा सकता है? वह मुस्कुरा देता, धीमी बेहद शांत मुस्कान। सबसे पहले धैर्य, फिर निरंतरता और सबसे महत्वपूर्ण यह कि विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं। छात्र चुप हो जाते, जैसे किसी ने उनके भीतर कोई नया दरवाजा खोल दिया हो। एक दिन उसने एक सूखे पेड़ की जड़ को उठाकर कहा, देखो यह पेड़ मर गया, लेकिन जड़ें देखो, उन्होंने आखिरी सांस तक जीने की कोशिश की। थियोफ्रास्टस रुकता, फिर धीमे से जोड़ता, इंसान भी ऐसे ही होते हैं, वे टूट जाते हैं, लेकिन दिल में हमेशा एक छोटी सी जड़ बची रहती है जो फिर से जी उठना चाहती है। उसके शब्दों में जादू था, इतना जादू कि लोग सिर्फ उसे सुनने नहीं, महसूस करने आते थे। लेकिन जितना वह प्रकृति को समझता था, उतना ही गहराई से वह इंसानों को भी पढ़ने लगा था। लाइसी में एक छात्र था, लंबा, दुबला, बहुत चुप। थियोफ्रास्टस ने उससे पूछा, क्यों छुपाते हो अपनी बातें? वह छात्र चौंक गया, क्योंकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। थियोफ्रास्टस मुस्कुराया, तुम्हारी आंखें बोल रही थी। छात्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं। थियोफ्रास्टस ने जवाब दिया, हर इंसान एक किताब है, बस लोग पढ़ना नहीं जानते। और इस तरह धीरे धीरे वह मानव स्वभाव का सबसे बड़ा दार्शनिक बन गया, बिना किसी घोषणा, बिना किसी युद्ध, बिना किसी शक्ति के। उसने देखा कि दुनिया में कितनी तरह के लोग होते हैं, किसी की चाल, किसी की हंसी, किसी की आवाज का कंपन, किसी की आदत, सब कुछ इंसान के भीतर छिपे सच को बताता है। यही से उसकी महान कृति जन्मी, कैरेक्टर्स। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह दुनिया के इतिहास में पहली किताब थी जिसने अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्वों को समझाया। जैसे कोई चापलूस क्यों होता है, कोई ईर्ष्या क्यों करता है, कोई हमेशा शिकायत क्यों करता है, कोई दूसरों को धोखा क्यों देता है। वह किसी को दोष नहीं देता था, बस समझता था। और दुनिया को समझना ही तो दर्शन का पहला कदम है। लाइसियम की रातें भी अनोखी होती थी। छात्र दीपक की रोशनी में बैठे रहते और थियोफ्रास्टस कभी कभी चुपचाप उनके पास बैठ जाता। कभी वह कहता, दुनिया शोर से भरी है, लेकिन सच हमेशा खामोशी में मिलता है। कभी वह पूछता, क्या तुमने आज किसी पेड़ को देखकर सोचा कि यह किससे लड़ रहा है? छात्र हंसकर कहते, पेड़ लड़ते नहीं। वह शांत स्वर में कहता, हर जीव लड़ता है, बस पेड़ अपने भीतर लड़ता है, इंसान बाहर। उसकी बातें सुनकर लगता था मानो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा, वह किसी गहरी हकीकत को छू कर लौटा है और उसे दुनिया के सामने रख रहा है। उसकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि दूर देशों के राजा, विद्वान, कवि और सेनापति भी उससे मिलने आते थे। लेकिन फिर भी लाइसियम की मिट्टी में बैठकर किसी छोटे पौधे को देखते हुए वह खुद को सबसे सच्चा महसूस करता था, क्योंकि प्रकृति झूठ नहीं बोलती। मनुष्य बोल सकता है, लेकिन प्रकृति नहीं। वो अक्सर कहता है, अगर तुम प्रकृति को समझ गए तो इंसान को समझना आसान है। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ बहुत देखने और बहुत समझने के बाद आती है। और यह शांति अब तूफान बनने वाली थी, क्योंकि दुनिया बदलने वाली थी और थियोफ्रास्टस उस बदलाव का नायक नहीं, आईना बनने वाला था।
थियोफ्रास्टस अपनी आंखें बंद करके कुछ पल शांत रहा। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और पेड़ों की शाखाएं धीमी आवाज में झूम रही थीं। वो बोला, मनुष्य का मन भी एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसे बिना देखभाल के छोड़ दो तो उसमें घास फूस उगाएगा, पर अगर तुम रोज थोड़ा सा ध्यान दे दो तो वही मन खुशबू से भर सकता है। उस दिन लाइसियम में बैठे कुछ छात्रों ने उससे पूछा, गुरुजी, ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? थियोफ्रास्टस मुस्कुराया, जैसे उसे यह सवाल बहुत पसंद हो। ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां तुम सवाल पूछना नहीं छोड़ते। दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान वही है जिसमें मनुष्य यह सोचने लगे कि अब उसे सब पता है। वो उठकर चलने लगा। उसके कदम मंद थे पर शब्द तेज। मैंने पौधों के जीवन में एक बात सीखी है, अगर तुम एक पेड़ को समझ सकते हो तो तुम इंसानों को भी समझ सकते हो, क्योंकि हर पेड़ हमें एक ही बात सिखाता है कि बढ़ना धीमे होता है पर गिरना एक पल में। उसके छात्र चुपचाप सुनते रहे। थियोफ्रास्टस ने एक छोटा पौधा जमीन से उखाड़कर हाथ में लिया। देखो, जड़ें बहुत नाजुक होती हैं और इंसान के विचार भी, अगर तुम उन्हें गलत हाथों में दे दोगे तो वे टूट जाएंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर तय करो कि तुम किस से सीख रहे हो, क्योंकि गलत व्यक्ति के शब्द तुम्हारी जड़ों को सुखा सकते हैं। एक छात्र ने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या हर आदमी बेहतर बन सकता है? थियोफ्रास्टस ने पौधे को वापस मिट्टी में लगाया। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, पर उसकी इच्छा होनी चाहिए। तुम किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसे खुद अपनी धूप ढूंढनी होती है। इंसान भी ऐसा ही है। फिर वह आसमान की ओर देखने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बुरी हो रही है, पर मैं कहता हूं कि दुनिया वही है, हम बदलते हैं। हर नई पीढ़ी सोचती है कि उससे पहले लोग समझदार थे, और हर पुरानी पीढ़ी सोचती है कि नई पीढ़ी बिगड़ गई है। सच तो यह है कि दोनों आधे सच है। कुछ देर तक सभी खामोश रहे। थियोफ्रास्टस आगे चला, जब मैं युवा था मैं हर चीज पर तुरंत विश्वास कर लेता था। लोग कहते हैं यह अच्छा है तो मैं मान लेता, यह बुरा है तो मैं भी वही सोचता। पर उम्र ने सिखाया कि दुनिया को दूसरों की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखना चाहिए। उसने एक छोटी नदी की ओर इशारा किया। देखो इसे, यह बहती रहती है, पर इसका पानी हर पल बदलता है। इसी तरह हमारा मन भी बदलता है। तुम्हें उसी पानी से पीना है जो आज साफ है, न कि उस पानी से जो कल बह चुका है। थियोफ्रास्टस धीरे धीरे लाइसियम के भीतर पहुंचा। वहां शेल्फों पर स्क्रोल्स रखे थे, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, जीव जंतु, मौसम, सितारों, हर चीज पर उसके हाथ से लिखे नोट्स, हजारों पन्ने। वह बोला, इन पन्नों में मेरी समझ है, पर मेरी समझ से भी ज्यादा कीमती है मेरी जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा ही वह चाबी है जो तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाती है जहां ज्ञान खड़ा होता है। एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, क्या प्रकृति हमेशा सच बोलती है? थियोफ्रास्टस हल्का हंसा। प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती, पर अक्सर हम उसे गलत समझ लेते हैं। जैसे बादल सिर्फ पानी नहीं है, यह आकाश की भाषा है। हवा सिर्फ हवा नहीं है, यह धरती की सांस है। और पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये समय के लेखे जोखे हैं। फिर वह धीरे से बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने जीवन से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? यह कि सबसे शांत आवाजें ही हमें सबसे गहरी बातें बताती हैं। जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे पत्तों की सरसराहट। और तुम्हारा अपना मन भी। कई छात्र उसकी ओर देखते रहे, मानो किसी गहरे रहस्य को सुन रहे हो। थियोफ्रास्टस बोला, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में है, पर असली जीत खुद को समझने में है। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो दुनिया की कोई भी जीत तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी। उसने अपनी उंगलियों से पत्ते को छुआ। हर पत्ता अपने समय पर गिरता है, पर जब तक वह पेड़ से जुड़ा रहता है, वह अपनी पूरी कोशिश करता है कि हर सांस में जीवन भरे। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। जीत मिले या हार, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करते रहना है। थियोफ्रास्टस ने लकड़ी के एक स्तंभ को थपथपाया। याद रखो, दुनिया तुम्हें याद इसलिए नहीं रखेगी कि तुम्हारे पास कितना धन था या कितनी ताकत। दुनिया तुम्हें याद रखेगी कि तुमने उसके लिए कितना समझा। उसने अपने छात्रों की तरफ देखा। और समझने का पहला कदम है धीरे चलना। धीरे चलना, गहरी सांस लेना, दुनिया को महसूस करना और फिर सोचना।
अगर तुम जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ बातें याद करोगे, सच नहीं समझोगे, उसने कहा। थोड़ा रुककर वह बोला, चलो आज मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और इसी के साथ थियोफ्रास्टस ने अपने जीवन के गहरे, अनसुने, रहस्यमयी अध्याय की शुरुआत की। एक ऐसी कहानी जो उसकी सोच को जन्म देती है और श्रोताओं के मन को धीरे धीरे पकड़कर आगे ले जाती है। थियोफ्रास्टस ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बहुत पुराने यादों के दरवाजे को धीरे धीरे खोल रहा हो। ये बात तब की है, वह बोला, जब मैं अभी अभी अरस्तु के साथ लाइसियम में आया था। मैं युवा था, उतना ही उलझा हुआ जितने तुम लोग हो। दुनिया को देखने का मेरा तरीका बहुत छोटा था। मैं जल्दी गुस्सा हो जाता था, जल्दी खुश, जल्दी दुखी। मेरा मन एक तूफान जैसा था। वह कुछ कदम चला, फिर एक पेड़ के पास रुक गया। एक दिन अरस्तु ने मुझसे कहा, थियोफ्रास्टस, चलो टहलते हैं। वह मुझे शहर से दूर जंगल के भीतर ले गया। रास्ता इतना शांत था कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक वह रुका और बोला, यहां बैठो। हम दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। मैंने पूछा, गुरुजी, हम यहां क्यों आए हैं? यहां तो कुछ भी नहीं। अरस्तु मुस्कुराया, यही तो सीख है। तुमने कहा यहां कुछ भी नहीं, पर मैं कहता हूं यहां सब कुछ है। बस देखना सीखो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं थोड़ा खींच गया। मैं बोला, मैं तो सिर्फ वही देख रहा हूं जो दिख रहा है। वह हंसा, बहुत धीरे, जैसे हवा की एक रेखा हो। यही तो गलती है थियोफ्रास्टस। जो दिख रहा है उसे देखने के लिए आंखें काफी है, पर जो नहीं दिख रहा उसे देखने के लिए मन चाहिए। उसने मेरी ओर इशारा नहीं किया, बल्कि जमीन की ओर। ध्यान से देखो, उसने कहा। मैंने देखा, गिरा हुआ पत्ता, धीमे धीमे चलती एक चींटी, सूखी मिट्टी पर टूटती छोटी दरारें, पेड़ की जड़ से रिसती नमी, सब आम था। पर उस दिन किसी वजह से सब अलग दिख रहा था। अरस्तु बोला, थियोफ्रास्टस, तुम जब दुनिया को देखना सीख जाओगे तभी दुनिया तुम्हें जवाब देना शुरू करेगी। मैंने पूछा, पर क्या कोई इतना छोटा सा दृश्य भी कुछ सिखा सकता है? वह बोला, दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक प्रकृति है। स्कूल, किताबें, लोग सब इसके बाद आते हैं। वह उठकर एक छोटे से पौधे के पास गया। पौधा पतला, कच्चा था। हवा उसे हर पल झुका रही थी। अरस्तु ने कहा, देखो इसे, यह मजबूत नहीं है, आसानी से टूट सकता है, पर यह यहां खड़ा है क्योंकि इसे जमीन ने संभाल रखा है। यही है जड़ की ताकत। फिर उसने मेरी ओर देखा, थियोफ्रास्टस, एक दिन तुम बहुत बड़े विचारक बनोगे। लोग तुम्हें याद रखेंगे, पर हमेशा याद रखना, तुम्हारी जड़ें कहाँ है। अपनी जड़ों को जितना समझोगे, तुम्हारा ज्ञान उतना ही ऊंचा उठेगा। मैंने पूछा, और अगर कोई अपनी जड़ों को भूल जाए तो? अरस्तु शांत हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, तो वह ऊंचाई तो पा लेता है, पर हवा का पहला तेज झोंका ही उसे गिरा देता है। मैंने उस पौधे को ध्यान से देखा। पहली बार मुझे उसमें सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन का पूरा सच दिख रहा था। थियोफ्रास्टस मुस्कुराया। उस दिन मैं बदला। मेरी आंखें नहीं, मेरा देखना बदल गया। उसने गहरी आवाज में कहा, और यही था मेरी बॉटनी का जन्म। लोग कहते हैं कि मैं पौधों को समझने लगा, पर सच तो यह है कि पौधों ने मुझे समझना शुरू किया। छात्र उसका हर शब्द पी रहे थे। थियोफ्रास्टस ने आगे कहा, अरस्तु ने मुझे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उसने मुझे वह नजर दी जिसके बिना कोई भी दुनिया को नहीं समझ सकता। फिर वह धीरे से बैठ गया, जैसे किसी बहुत दूर की स्मृति से वापस लौट आया हो। और आज वह बोला, मैं तुम्हें वही नजर देना चाहता हूं, धीमी, शांत, समझदार नजर। उसने हाथ उठाया, इशारा किया, मानो दुनिया के सभी रहस्य एक छोटे से इशारे में समाये हों। दुनिया तुम्हें रोज छोटे से संदेश भेजती है, कोई पत्ता गिरकर, कोई हवा बहकर, कोई इंसान आकर जाकर। फिर वह आवाज धीमी करते हुए बोला, पर तुम तब तक समझ नहीं पाओगे जब तक तुम रुककर नहीं देखते। वह उठा। उसकी चाल फिर वही थी, धीमी, सोच में डूबी हुई। चलो, उसने कहा, हमारे पाठ का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। और सभी छात्र उसके पीछे चल पड़े। जिज्ञासा उनके भीतर तूफान की तरह उठ रही थी, और थियोफ्रास्टस अगले रहस्य को खोलने के लिए तैयार था। थियोफ्रास्टस धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे दर्जनों छात्र, जिनके दिलों में सवाल उबल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी,
और दूर कहीं पंछियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस पाठ का हिस्सा बन गई हो। थियोफ्रास्टस एक बड़े पुराने ओक के पेड़ के सामने रुक गया। पेड़ की जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पकड़ ले। वह बोला, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग समझते हैं। वह रहस्य जिससे इंसान का चरित्र बनता है और उसका जीवन भी। छात्र चुप, हवा भी जैसे सुनने लगी। थियोफ्रास्टस ने पेड़ की मोटी जड़ पर हाथ रखा। इसे कहते हैं स्थिरता, स्टेबिलिटी। फिर उसने अपनी छड़ी से जमीन पर एक छोटी रेखा खींची। और इसे कहते हैं दिशा, डायरेक्शन। मनुष्य को इन दोनों की जरूरत होती है। बिना स्थिरता के जीवन डर बन जाता है और बिना दिशा के जीवन भटकाव। एक छात्र बोला, गुरुजी, हम अपनी दिशा कैसे पाएं? थियोफ्रास्टस ने धीमी सांस ली और मुस्कुराया। सबसे पहले यह समझ लो कि दिशा बाहर नहीं मिलती, ना किताबों में, ना किसी गुरु के शब्दों में, ना दुनिया की आवाजों में। दिशा मिलती है अपने भीतर की खामोशी में। फिर उसने हाथ से इशारा किया, मानो वह अपनी बातें हवा पर लिख रहा हो। तुम लोग सोचते हो कि ज्ञान जोर से बोलता है। नहीं, ज्ञान तो फुसफुसाता है। जोर की आवाजें दुनिया की होती हैं, भीड़ की, लालच की, भय की। पर जो चीज तुम्हें दिशा देती है वो बहुत हल्की, बहुत कोमल होती है। वह एक पेड़ की पत्ती तोड़कर बोला, देखो, यह पत्ती हवा की हर दिशा में हिलती है, कभी दाएं, कभी बाएं, क्योंकि इसकी अपनी दिशा नहीं है। लेकिन पेड़ पेड़ हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। हवा चले, तूफान आए, बारिश हो, उसकी दिशा एक ही रहती है। मनुष्य को पत्ती नहीं, पेड़ बनना चाहिए। छात्रों के चेहरों पर हैरानी थी। थियोफ्रास्टस आगे बोला, जब मैं युवा था, मैं भी पत्ती की तरह था। छोटी छोटी बातें मुझे इधर उधर उड़ा देती थी। कभी किसी की प्रशंसा सुनकर खुश, कभी आलोचना सुनकर दुखी, कभी जीत में गर्व, कभी हार में टूट जाना। पर अरस्तू ने मुझे सिखाया, अगर तुम हर आवाज पर नाचोगे तो तुम अपनी आवाज खो दोगे। थियोफ्रास्टस ने जमीन पर गिरा पत्ता उठाया। यह पत्ता गिर गया क्योंकि उसका समय खत्म हुआ। लेकिन इंसान का समय तब खत्म होता है जब वह सवाल पूछना छोड़ देता है। जो इंसान सवाल पूछना छोड़ दे, वह जीना भी छोड़ देता है। एक छात्र धीरे से बोला, गुरुजी, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? हम तो छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। थियोफ्रास्टस की आंखों में अनोखी चमक आई। मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मैंने दुनिया को जल्दी में नहीं समझा। मैंने उसे धीरे धीरे पढ़ा, एक पत्ती की तरह, एक हवा के झोंके की तरह, एक पौधे की जड़ की तरह। फिर वह आगे झुका और बोला, मनुष्य तभी शांत होता है जब उसे अपने मन की भाषा समझ आती है। और ये भाषा 3 शब्दों में छिपी है, देखो, सोचो, रुको। वह छात्रों की ओर मुड़ा, चलो अब मैं तुम्हें तीसरा पाठ सिखाता हूं, मन की मिट्टी को समझने का पाठ। छात्र चौंक गए, मन की मिट्टी? थियोफ्रास्टस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हां, जैसे पौधा उस मिट्टी के हिसाब से बढ़ता है जिसमें वह लगा है, वैसे ही इंसान भी अपने मन की मिट्टी से आकार लेता है। अगर मिट्टी में ईर्ष्या है तो विचार भी कड़वे होंगे। अगर मिट्टी में डर है तो सपने कमजोर होंगे। अगर मिट्टी में लालच है तो निर्णय गंदे होंगे। लेकिन अगर मिट्टी में जिज्ञासा है तो मन एक बगीचा बन जाता है। हवा पेड़ों से टकराकर हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी, मानो वह थियोफ्रास्टस की बातों की पुष्टि कर रही हो। वह बोला, यही कारण है कि मैंने जीवन भर प्रकृति से सीखा, क्योंकि प्रकृति कभी जज नहीं करती। वह धीरे धीरे सिखाती है, शांत होकर, धैर्य से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। थियोफ्रास्टस फिर रुका, गहरी सांस ली और बोला, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बताती है कि मनुष्य का चरित्र कैसे टूटता है और कैसे बनता है। एक कहानी जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने दूर पहाड़ियों की ओर देखा, मानो वह कहानी उन पहाड़ों की चोटी पर छिपी हो। थियोफ्रास्टस कुछ देर तक पहाड़ियों को देखता रहा, जैसे पिछले समय की परछाइयां उसी दिशा में छिपी हो। फिर उसने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। यह उस समय की बात है जब मैं अरस्तू से पहली बार दूर गया। मैंने सोचा था कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत समझता हूं। मैंने सोचा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं घमंड में था, और घमंड वह हवा है जो इंसान को ऊपर नहीं उठाती
बल्कि अंदर से खाली कर देती है। छात्रों ने चिंता से उसकी ओर देखा, मानो वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना महान व्यक्ति कभी ऐसा महसूस कर सकता है। थियोफ्रास्टस बोला, मैं एक छोटे से शहर गया था जहां मुझे लगा कि वहां के लोग अनपढ़ हैं। मैं सोचता था मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, पर जीवन ने मुझे उल्टा सिखाया। वहां एक बूढ़ा माली था। उसके हाथ खुरदरे थे, कपड़े फटे हुए, पर उसकी आंखों में अजीब शांति थी, वैसी शांति जो मैंने स्वयं में भी नहीं देखी थी। थियोफ्रास्टस ने उसकी धुंधली छवि हवा में जैसे दोबारा बना दी। उस माली का नाम फिलो था और वह हर पौधे से ऐसे बात करता था जैसे वह उसका बच्चा हो। छात्र मुस्कुराए। थियोफ्रास्टस बोला, एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम पौधों से बात क्यों करते हो? क्या ये तुम्हें बड़ा ज्ञान देता है? वह हंसा, बहुत हल्का, जैसे बच्चे की शर्मीली हंसी। उसने कहा, ज्ञान नहीं बेटा, मैं उनसे इसलिए बात करता हूं ताकि वे अकेले न पड़े। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, अकेले? पौधे? वह बोला, हाँ, जो चीजें बढ़ती है वे कभी अकेली नहीं होनी चाहिए। थियोफ्रास्टस ने अपनी आवाज धीमी की। उस दिन एक बूढ़े माली ने मेरे भीतर की मिट्टी हिला दी। छात्र ध्यान से सुन रहे थे। एक भी पत्ता हिलता तो आवाज सुनाई देती। थियोफ्रास्टस आगे बोला, मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पौधों के बारे में कुछ सिखा सकते हो? वह बोला, जब तुम्हारा घमंड मिट्टी में गिर जाएगा तब मैं सब सिखा दूंगा। मैं नाराज हुआ। मैं थियोफ्रास्टस, दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति विज्ञानी बनने वाला, एक माली से सीखूं। पर रात हुई और मैं अपने मन की आवाज सुनने लगा। मन ने कहा, क्या तुम सच में सब जानते हो? अगले दिन मैं फिर गया। फिलो ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक छोटा सा बीज दिया। इसे उगाओ, उसने कहा। मैंने पूछा, कैसे? वह बोला, मैं नहीं बताऊंगा, दुनिया बताएगी, मिट्टी बताएगी, धूप बताएगी, हवा बताएगी। मैंने बीज बोया। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन कुछ नहीं, तीसरा कुछ नहीं। मैं बेचैन हो गया। मैंने सोचा, क्यों समय खराब कर रहा हूं? लेकिन एक दिन भीगी मिट्टी के भीतर एक हल्की दरार बनी। एक नन्हा सा हरा बिंदु बाहर आया। मेरा हृदय धड़क उठा, जैसे कोई बच्चा पहली बार मुस्कुराए। फिलो बोला, अब समझे, जो चीज तुम्हारी आंखों से नहीं दिखती वह भी काम कर रही होती है। मिट्टी के भीतर जो बढ़ रहा था वह तुम्हें नहीं दिखा, लेकिन वही असली विकास था। थियोफ्रास्टस की आंखें चमक उठी और तभी मुझे समझ आया, मनुष्य भी बाहर से मजबूत दिखता है, पर उसका असली विकास भीतर होता है। वह छात्रों के करीब आया और धीरे से बोला, अगर तुम अपनी जड़ों को नहीं संभालोगे तो शाखाएं चाहे कितनी ऊंची हो जाए, पहला तूफान उन्हें गिरा देगा। फिर वह बैठ गया, हवा को महसूस करते हुए। उस माली ने मुझे 3 बातें सिखाई। पहली, कोई भी छोटा नहीं होता जो तुम्हें बड़ा सबक दे सके। दूसरी, विकास हमेशा भीतर से शुरू होता है। तीसरी, जो चीजें बढ़ रही हों उन्हें प्यार चाहिए, धक्का नहीं। उस दिन मेरा घमंड टूट गया और मेरी समझ जन्मी। थियोफ्रास्टस ने गहरी सांस ली। यही कहानी है मेरे चरित्र के निर्माण की, वह भी एक साधारण माली की वजह से। छात्रों की आंखें भावनाओं से भरी थीं। कुछ के दिलों में विनम्रता, कुछ के मनों में जिज्ञासा, कुछ के भीतर गहरा सन्नाटा। थियोफ्रास्टस ने कहा, अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें मनुष्य के स्वभाव, भावनाओं की जड़ों और चरित्र के विज्ञान पर सबसे गहरा पाठ भी दे सकता हूं। थियोफ्रास्टस ने अपने छात्रों की आंखों में गहरी उत्सुकता देखी। वह हल्के से मुस्कुराया, मानो उसे पता हो कि वे अब सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि भीतर कहीं बदल रहे हैं। वह उठा, अपनी छड़ी थामकर धीरे धीरे एक खुली जगह की ओर बढ़ा, जहां धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर सोने जैसे पैटर्न बना रही थी। अब उसने कहा, हम उस पाठ पर पहुंच गए हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जिसे समझना सबसे कठिन है, जिसे मैंने जीवन भर पढ़ा पर आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। छात्रों ने सांस रोक ली। थियोफ्रास्टस ने हवा को महसूस करने के लिए आंखें बंद की। यह है मनुष्य का स्वभाव, ह्यूमन नेचर, जिसे समझने के लिए तुम्हें हृदय और दिमाग दोनों चाहिए। मन की पहली जड़, भय। थियोफ्रास्टस ने कहा, सबसे पहले बात करते हैं भय की। डर वो जड़ है जो सबसे गहराई में दबी होती है। यह इंसान को 2 दिशाएं देता है, या तो वह भागता है या वह बढ़ता है। फिर वह हाथ खोलकर बोला, मैंने वैज्ञानिक, सैनिक, किसान, व्यापारी, हर तरह के इंसान देखे हैं।
और सबके भीतर भय होता है। कोई खुद को कमजोर दिखाने के डर से बोलता नहीं, कोई हारने के डर से कोशिश नहीं करता, कोई अस्वीकार होने के डर से प्यार नहीं करता, और कोई अकेले रहने के डर से गलत लोगों के पीछे चल पड़ता है। छात्रों के चेहरे गंभीर हो गए। थियोफ्रास्टस ने कहा, सबसे बहादुर वही है जो अपने डर को पहचान ले, क्योंकि पहचान ही उसकी आधी हार खत्म कर देती है। मन की दूसरी जड़, इच्छा, डिजायर। थियोफ्रास्टस जमीन पर बैठ गया। इच्छा वह ईंधन है जो जीवन को चलाती है, पर यही आग अगर संभाली ना जाए तो मनुष्य को जला सकती है। उसने हंसते हुए कहा, जब मैं युवा था, मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी बड़ा बनना, इतना बड़ा कि मेरा नाम सदियों तक जिंदा रहे। अब सोचता हूं, अगर नाम रह भी जाए और मन खो जाए तो क्या फायदा। उसने पेड़ की ओर देखकर कहा, पौधा सूर्य की इच्छा रखता है, लेकिन अगर वह सिर्फ सूर्य की ओर भागे तो अपनी जड़ों को खो देगा। इंसान भी ऐसा ही है। मन की तीसरी जड़, आदत। थियोफ्रास्टस ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर हवा में उछाला। हम जो रोज करते हैं, हम वही बनते हैं। एक आदत या तो जीवन को सुंदर बना सकती है या उसे कैद। उसने कहानी सुनाई। एक व्यापारी था। हर सुबह वह सोचता, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन दोपहर तक वह फिर चिल्लाता। फिर उसने आदत बदलना शुरू किया, एक एक कदम, धीरे धीरे, और कुछ महीनों में लोग कहने लगे, यह इंसान बदल गया। वह नहीं बदला था, उसकी आदतें बदली थीं। छात्रों में एक गहरी समझ उतर गई। मन की चौथी जड़, स्मृति। थियोफ्रास्टस अपनी छड़ी मिट्टी में गाड़कर बोला, इंसान अपने अतीत से बना है। जैसे पेड़ अपनी हर पुरानी रिंग को भीतर रखता है, वैसे ही मनुष्य अपनी हर याद को साथ लिए घूमता है। फिर वह गंभीर हुआ, पर यादें दो तरह की होती है, कुछ तुमको ऊपर उठाती, कुछ तुम्हें नीचे खींचती है। क्या तुम जानते हो मैंने एरिस्टोटल से जो पहला सबक सीखा था वो क्या था? छात्रों ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा था, थियोफ्रास्टस, अपने बीते हुए दुखों को अपने आज का मालिक मत बनने दो। और यह बात मेरे जीवन की सबसे बड़ी दवा बनी। मन की पांचवी जड़, दृष्टि। थियोफ्रास्टस दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। हर व्यक्ति में एक दृष्टि होती है, पर बहुत लोग उसे देख नहीं पाते। उसने अपनी उंगलियों से हवा में रेखाएं खींची। वही दृष्टि है जो तुम्हें कुछ बड़ा करने देती है, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जिसे दुनिया याद रखे। वह छात्रों के और करीब आया। लेकिन इस दृष्टि को देखने के लिए तुम्हें शोर से दूर होना होगा, क्योंकि दुनिया चिल्लाती है और दृष्टि फुसफुसाती है। फिर आया वह पल जब थियोफ्रास्टस ने वह कहा जो उसके जीवन का सबसे गहरा सत्य था। वह बोला, मनुष्य के भीतर जो जड़ें हैं, वे पेड़ की तरह दिखती नहीं है, लेकिन वे ही इंसान का पूरा भाग्य तय करती है। और इसलिए अगर तुम अपना स्वभाव जान लेते हो तो तुम अपने भविष्य को आकार दे सकते हो। हवा चल रही थी, पत्ते चमक रहे थे, छात्र अभिभूत थे। फिर थियोफ्रास्टस ने कहा, अब मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊंगा जिसने मुझे समझाया कि दूसरों को समझना क्यों सबसे कठिन कला है। उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो वह किसी बहुत रहस्यमयी अध्याय में प्रवेश कर गया हो। चलता हूं आगे। कहानी वहीं से पकड़ते हैं जहां थी। धीमी हवा, गहरी रात, और थियोफ्रास्टस की आंखों में चमकती वह अनोखी शांति। और धीरे धीरे उन रातों का सफर और भी लंबा होने लगा। अब यह सिलसिला सिर्फ पौधों की खुशबू समझने का नहीं रहा, बल्कि जीवन की सबसे गहरी खुशबुओं को महसूस करने का बन गया था। छात्र ये सोचने लगे थे कि थियोफ्रास्टस शायद केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि किसी ऐसे यात्री की तरह है जो अदृश्य रास्तों पर चलता है और हम सबको अपने पीछे आने का साहस देता है। अगले दिनों में वह अक्सर एक बड़ी पुरानी जैतून के पेड़ के नीचे बैठते और कहते, अगर तुम दुनिया को वैसा देखना चाहते हो जैसा वह सच में है, तो पहले तुम्हें देखकर समझना नहीं, महसूस करना सीखना होगा। यह वाक्य साधारण लगता था, पर जब वह कहते तो जैसे हवा भी कुछ पल रुक जाती। एक रात जब चांद आधा था और एथेंस में ठंडी हवा बह रही थी, लिसोन नाम का एक छात्र उनके पास आया। वह परेशान था, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, गुरुजी, जितना मैं सीख रहा हूं उतना ही डर लग रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बहुत छोटा। थियोफ्रास्टस मुस्कुराए, तुम्हें दुनिया की विशालता से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें डरना चाहिए उस दिन से जब तुम सीखना बंद कर दोगे। यह सुनते ही लिसोन जैसे टूटकर संभल गया। आवाज में जैसे उनके शब्द किसी दवा की तरह उतर गए। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा
कि थियोफ्रास्टस का असली जादू उनकी आंखों में नहीं था, न उनके शब्दों में, बल्कि उस धैर्य में था जिससे वो हर इंसान के मन का ताला खोल देते थे, बिना जोर लगाए। एक दिन एथेंस के कुछ बुजुर्ग दार्शनिक उनसे मिलने आए। वे इस बात से परेशान थे कि शहर के लोग ज्ञान को हल्के में लेने लगे हैं। उन्होंने शिकायत की, लोग सिर्फ बोलते हैं, कोई सुनता नहीं, हर कोई अपनी ही राय का राजा बन गया है। थियोफ्रास्टस ने शांत स्वर में कहा, जब लोग सुनना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने दिल पर बहुत धूल जमा होने दी है। हमें उन्हें समझाना नहीं, उनकी धूल हटाना है। और फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने उनसे कहा, आइए मेरे साथ चलिए। वह उन्हें शहर के बाहर ले गए, जहां खेत थे और मिट्टी की सुगंध थी। वहां उन्होंने एक साधारण बच्चा देखा जो अपनी मां की मदद कर रहा था। थियोफ्रास्टस ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मैं मिट्टी को पलट रहा हूं ताकि वह फिर से सांस ले सके। थियोफ्रास्टस ने बुजुर्ग दार्शनिकों की ओर देखा। ज्ञान भी मिट्टी जैसा होता है, अगर तुम उसे पलटोगे नहीं तो वह भी दम घुटकर मर जाएगा। उन दार्शनिकों के चेहरों पर बदलती हुई सोच साफ दिख रही थी। अब धीरे धीरे विद्या, धैर्य, प्रकृति और मानव स्वभाव पर थियोफ्रास्टस का प्रभाव एथेंस की गलियों में घुलने लगा। उनकी शिक्षाएं अब सिर्फ एक स्कूल की नहीं रही, वे एक शहर की धड़कन बन चुकी थी। लेकिन यह सफर यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि असली कहानी तब शुरू होती है जब एथेंस में एक तूफानी शाम अचानक एक दूत उनके पास दौड़ता हुआ आया, थियोफ्रास्टस की शांत जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने के लिए जिसकी कल्पना न उन्होंने की थी, न उनके हजारों शिष्यों ने। ठीक है, अब कहानी उस पल में प्रवेश करती है जहां थियोफ्रास्टस के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उनकी पूरी सोच, उनका पूरा विश्वास और उनका पूरा अस्तित्व हिला देगा। एथेंस की उस शाम आसमान किसी अजीब धूसर रंग में बदल गया था। हवा में जैसे बेचैनी तैर रही थी, पत्ते तेज आवाज में हिल रहे थे, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाली घटना की चेतावनी दे रही हो। उसी वक्त एक दूत तेज कदमों से दौड़ता हुआ लाइसियम पहुंचा। उसके चेहरे पर पसीने की लकीरें थीं और आंखों में घबराहट। उसने हांफते हुए कहा, गुरु थियोफ्रास्टस, एथेंस की परिषद ने तुरंत आपको बुलाया है। बात गंभीर है, बहुत गंभीर। वहां मौजूद सभी विद्यार्थी सहम गए। थियोफ्रास्टस कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, चलो देखते हैं किस सच ने आज हमें आवाज दी है। उन्होंने अपना चोगा संभाला और धीरे धीरे एथेंस की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके कदम शांत थे, लेकिन हवा बेचैन। शहर की गलियों में लोग इधर उधर भागते दिख रहे थे। बाजार आधा खाली था। कुछ लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर रहे थे। परिषद के द्वार पर पहुंचकर दूत ने उन्हें अंदर ले जाया। कमरे में तनाव घुला हुआ था। अधिकारियों के चेहरे गंभीर थे। मुख्य सदस्य ने कहा, थियोफ्रास्टस, शहर में एक अजीब बीमारी फैल रही है। लोग अचानक कमजोर पड़ रहे हैं, सोचने की शक्ति धीमी हो रही है और उनके अंदर डर बढ़ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है, लेकिन एक बात साफ है, लोग आपकी ओर देख रहे हैं। उन्हें लगता है आप इस रहस्य को समझ पाएंगे। थियोफ्रास्टस की आंखें आधा पल बंद हुई, जैसे वह भीतर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हो। फिर बोले, हर बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार बीमारी विचारों की होती है, और विचारों को समझने के लिए प्रकृति को पढ़ना पड़ता है। मुझे पीड़ितों को देखना होगा। अगले दिन वह एक घर में गए जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर खामोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें डर था, डर जैसे उसका मन धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा हो। थियोफ्रास्टस उसके पास बैठे। उन्होंने उसकी कलाई पकड़ी, उसकी सांसें महसूस की और घर में रखी जड़ी बूटियों की गंध को सूंघा। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, यह बीमारी उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। यह शरीर पर नहीं, मन पर हमला कर रही है। शिष्यों ने पूछा, लेकिन मन पर हमला कैसे हो सकता है गुरु? उन्होंने जवाब दिया, मन तब कमजोर होता है जब इंसान अपनी जड़ों से दूर हो जाता है, जब वह अपनी प्रकृति को, अपनी धुनों को, अपने विचारों की लय को भूलने लगता है। यह बीमारी डर से जन्म लेती है, और डर तभी पैदा होता है जब इंसान देखने से ज्यादा कल्पना करने लगता है। उन्होंने शहर में जगह जगह घूमकर लोगों के व्यवहार का निरीक्षण करना शुरू किया। कहीं लोग भ्रम में थे, कहीं बहुत ज्यादा गुस्से में, कहीं बिना वजह रोते हुए। और तभी थियोफ्रास्टस ने एक चिंताजनक बात नोटिस की।
हर घर में लोग एक ही चीज कर रहे थे, वे अफवाहें फैला रहे थे। डर एक घर से दूसरे घर उड़ रहा था। यूफ्रास्तस ने परिषद से कहा, यह बीमारी नहीं, यह विचारों का संक्रमण है, डर का संक्रमण। परिषद दंग रह गई। उन्होंने पूछा, तो क्या समाधान है? थियोफ्रास्टस ने कहा, जब मन अंधकार फैलाता है तो उसे मिटाने के लिए केवल रोशनी नहीं, दिशा भी चाहिए। अगले 7 दिनों तक मैं पूरे शहर से बात करूंगा, लेकिन सिर्फ बात नहीं, मैं उनकी सोच को सांस लेने दूंगा। अगले 7 दिनों में जो हुआ वह एथेंस के इतिहास में दर्ज हो गया। थियोफ्रास्टस लोगों के सामने खड़े होते और बड़ी सरलता से कहते, तुम्हारे डर का कारण बीमारी नहीं है, तुम्हारा डर वही कहानी है जो तुम खुद अपने मन को सुना रहे हो। कुछ लोग रोने लगते, कुछ की आंखें चमक उठती, कुछ को लगता जैसे उनके कंधों से अचानक बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे शहर में फैलता हुआ डर कम होने लगा। लोग फिर से अपने कामों पर लौटने लगे। बच्चे खेलते दिखने लगे। गलियों में चहल पहल वापस आने लगी। परसों तक जो शहर अंधेरा महसूस कर रहा था, अब सुबह की पहली किरण जैसा हल्का हो गया था। सबने कहा थियोफ्रास्टस ने एथेंस को बचा लिया, लेकिन थियोफ्रास्टस जानते थे यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। क्योंकि डर का अंत तब नहीं होता जब लोग ठीक हो जाते हैं। डर का अंत तब होता है जब लोग सीख जाते हैं कि डर को पहचानना कैसे है। और थियोफ्रास्टस जानते थे उन्हें अब एथेंस से आगे बढ़कर उन जगहों तक जाना होगा जहां लोगों के मन सबसे ज्यादा अंधकार में थे। अब कहानी एक और गहरे मोड़ में प्रवेश करती है, वह मोड़ जहां थियोफ्रास्टस अपने सुरक्षित, परिचित, चमकते एथेंस को छोड़कर उन रास्तों पर जाता है जहां सत्य अक्सर परछाइयों में छिपा रहता है। थियोफ्रास्टस के जाने की खबर पूरे एथेंस में फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे, एक ऐसे शिक्षक को जिसने अभी अभी शहर को डर से बचाया था, अचानक यात्रा पर क्यों जाना पड़ रहा है। लेकिन थियोफ्रास्टस जानते थे, जहां लोग सबसे ज्यादा अंधेरे में होते हैं, वही ज्ञान की सबसे जरूरी रोशनी चाहिए होती है। एक सुबह उन्होंने अपने शिष्यों को आखिरी बार लाइसियम के आंगन में बुलाया। पेड़ों की पत्तियों में हल्की नमी थी और सूरज की किरणें धीरज के साथ जमीन पर उतर रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हर शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता, उसका काम है यह देखना कि यह ज्ञान कहाँ सबसे जरूरी है। और मुझे अब उन लोगों तक जाना है जिनकी सोच डर नहीं, निराशा से गिरी है। एथेंस अब सुरक्षित है, पर दुनिया बड़ी है। शिष्य चुप थे, बहुत चुप। अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन वे जानते थे थियोफ्रास्टस का रास्ता वहीं होता है जहां जीवन उन्हें बुलाता है। फिर उन्होंने एक एक छात्र के सिर पर हाथ रखा। कोई रोया, कोई कांप गया, कोई मुस्कुराया, लेकिन सबने महसूस किया कि उनकी उंगलियों के स्पर्श में एक अटूट भरोसा है। फिर वो धीरे से बोले, अगर कभी रास्ता धुंधला लगे, प्रकृति को देखना, वो तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो। और इस एक वाक्य ने उन्हें सिर्फ एक गुरु नहीं, बल्कि एक युग का मार्गदर्शक बना दिया। उस शाम उन्होंने एथेंस के पूर्वी द्वार की ओर कदम बढ़ाए। उनके पीछे शिष्य और सामने लंबा अनजाना मार्ग। दूर पहाड़ों पर धूप कुछ ऐसी गिर रही थी जैसे आसमान उन्हें बुला रहा हो। यात्रा का पहला पड़ाव था एशिया माइनर। यह जगह समृद्ध भी थी और विचलित भी। लोग व्यापार में व्यस्त थे, लेकिन उनके मनों में बेचैनी थी। बाजारों की रौनक के पीछे थकान, लड़ाई और छोटे छोटे राज्यों के बीच तनाव छिपा था। एक रात वहां के स्थानीय शासक ने उन्हें बुलाया। उसने कहा, विद्वान थियोफ्रास्टस, हमारे लोग अजीब तरह से बदल रहे हैं। वे गुस्से में हैं, शंकाओं में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करें। थियोफ्रास्टस ने पूछा, क्या लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं? शासक ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आजकल कोई किसी को नहीं सुनता। थियोफ्रास्टस मुस्कुराए, तो समस्या बीमारी नहीं, समस्या शोर है। अगली सुबह उन्होंने शहर के चौक में एक सभा बुलाई। हजारों लोग इकट्ठा हुए, कुछ उम्मीद से, कुछ शक से, कुछ बस जिज्ञासा से। थियोफ्रास्टस एक छोटी लकड़ी की मंच पर चढ़े और बोले, मनुष्य तब नहीं थकता जब वे काम करता है, वे तब थकता है जब उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। लोग हलचल में आ गए, कुछ की आंखें भर आईं, कुछ सिर झुका बैठे। थियोफ्रास्टस ने आगे कहा, तुम सबके मन में जो गुस्सा है वे इसीलिए है क्योंकि तुम अकेले हो गए हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात की कीमत नहीं है, लेकिन सुनो, जिस दिन तुमने अपनी आवाज को छोटा समझ लिया,
तुमने अपना जीवन छोटा कर दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने एक अजीब सा प्रयोग किया। उन्होंने सभी से कहा, अपने पास वाले अजनबी की ओर मुड़ो और बिना कुछ सोचे बस ये एक वाक्य बोलो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। शहर में एक साथ हजारों आवाजें उठीं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। वह पल इतना गहरा था कि लोगों की आंखें नम हो गईं। अजनबियों के बीच एक पुल बन गया था। आवाजों ने दीवारों को भेद दिया था और ऐसा लगा जैसे शोर की जगह पहली बार शांति ने सांस ली हो। शासक उसके बाद बोला, आपने ये शहर बदल दिया। थियोफ्रास्टस ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं बदला। मैंने सिर्फ उन्हें एक दूसरे की आवाज लौटाई है। लेकिन असली तूफान अभी भी आगे था, क्योंकि एशिया माइनर से आगे थी वह जगह जहां हर कदम पर शक था, हर मोड़ पर खतरा और हर गांव में ऐसी कहानियां जो रात में नींद छीन लेती थीं। और उसी जगह थियोफ्रास्टस को एक ऐसी घटना का सामना करना था जो उनकी सोच की जड़ों को हिला देगी। अब कहानी उस प्रदेश में पहुंचती है जिसे लोग परछाइयों की घाटी कहते थे, जहां दिन होते हुए भी रोशनी आधी लगती थी और रात होते ही जैसे हवा भी डर से कांपने लगती थी। यही से थियोफ्रास्टस की यात्रा सबसे रहस्यमयी मोड़ लेती है। थियोफ्रास्टस एशिया माइनर से आगे बढ़े और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक संकीर्ण घाटी में पहुंचे। इस घाटी के बारे में बहुत कहानियां सुनने को मिलती थीं, कभी खोए हुए यात्रियों की, कभी अजीब आवाजों की और कभी ऐसी परछाइयों की जो इंसान के पीछे पीछे चलती थी, भले वो अकेला हो। उनके साथ कुछ स्थानीय मार्गदर्शक भी थे, लेकिन जैसे ही वे घाटी के बिल्कुल मुहाने तक पहुंचे, सभी रुक गए। एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुजी, हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान की सोच पर हमला करता है। हमने बहुत लोगों को यहां टूटते देखा है। थियोफ्रास्टस ने धीरे से कहा, डर हमेशा वही छुपता है जहां इंसान देखने से इनकार करता है। अगर हमें समझना है कि भय मन को कैसे बदलता है, तो हमें इसी जगह जाना होगा जहां मन सबसे कमजोर पड़ता है। मार्गदर्शक पीछे हट गए और थियोफ्रास्टस अकेले ही घाटी में प्रवेश कर गए। घाटी में अजीब सन्नाटा था। पत्तियां हिल भी नहीं रही थीं। हवा जैसे रुक गई हो और हर कदम पर लगता था कि पीछे कोई मौजूद है, जबकि कोई नहीं था। थियोफ्रास्टस धीरे धीरे चलते रहे। उन्होंने पत्थरों की आकृतियों को देखा, कुछ चेहरे जैसे दिखते थे, कुछ डर में जमे हुए। उन्होंने मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। उन्होंने हवा की दिशा को महसूस किया। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया, ये घाटी डर पैदा नहीं करती, ये डर को बढ़ाती है। ये जगह ऐसी थी जो इंसान के भीतर पहले से छिपे डर को दोगुना कर देती थी, जैसे किसी ने मन के आईने को उल्टा कर दिया हो। तभी अचानक एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि जमीन तक कांप गई। थियोफ्रास्टस उस दिशा में दौड़ पड़े। थोड़ी दूर पर एक युवक चट्टान के पास बैठा कांप रहा था। उसके कपड़े फटे थे, आंखें लाल थीं और सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे अभी गिर पड़ेगा। थियोफ्रास्टस उसके पास शांत होकर बैठे और पूछा, तुम्हें क्या दिखा? युवक ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि मैं गायब हो रहा हूं। जैसे मेरे मन में जो भी था सब खुई खींच कर ले जा रहा है। मुझे लगा मैं खुद को भूल रहा हूं। थियोफ्रास्टस ने उसकी धड़कन सुनी, उसके माथे का तापमान छुआ, उसकी आंखों की हरकत समझी। फिर बोले, तुम्हें डर ने नहीं पकड़ा, अपने खोने के डर ने पकड़ा है। ये घाटी सिर्फ वही आवाज तुमसे बुलवाती है जो तुमने कभी कही ही नहीं होती। युवक रोने लगा। उस रोने में कमजोरी नहीं, गहरा दर्द था। थियोफ्रास्टस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई भी जगह, चाहे कितनी अंधेरी क्यों न हो, तुम्हारी पहचान तुमसे छीन नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे जाने न दो। उनकी आवाज उस पल किसी औषधि की तरह थी। थोड़ी देर बाद युवक शांत हो गया। थियोफ्रास्टस ने उसे घाटी के बाहर भेज दिया और खुद आगे बढ़े, क्योंकि वह जानते थे ये घटना शुरुआत है, अभी असली रहस्य बाकी है। घाटी के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती थी। ये बस्ती अजीब तरह से शांत थी। लोग बात कम करते थे, घरों में दरवाजे आधे बंद रहते थे और किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। गांव की मुखिया एक बुजुर्ग महिला थी। उसने थियोफ्रास्टस को देखते ही कहा, हम इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। किसी ने बताया था कि एक विद्वान आएगा जो लोगों के पैरों की चाल देखकर उनके मन की दिक्कत समझ लेता है। थियोफ्रास्टस हल्का सा मुस्कुराए। ये कहने वाले ने थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा है,
लेकिन ठीक है, बताओ क्या समस्या है? बुजुर्ग ने कहा, यहां लोग सोचने पर ही टूट जाते हैं। जैसे ही कोई गहरा विचार आता है, वह डर में बदल जाता है। हमने कई लोगों को खो दिया है, जैसे ये घाटी उनके मन को मोड़ देती है। थियोफ्रास्टस ने पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो सभी लोग इस बस्ती में करते हैं? कुछ ऐसा जिसमें सबकी भागीदारी हो? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, हर रात लोग एक बड़ी आग जलाते हैं और चुपचाप उसके सामने बैठते हैं। कहा जाता है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन कुछ दशक पहले से लोग इस आग के सामने बैठकर ही टूटने लगे हैं। थियोफ्रास्टस की आंखों में उत्सुकता चमकी। मुझे आज रात उस आग को देखना होगा। रात हुई। आसमान इतना काला था कि तारे भी छिप गए थे। बस्ती वाले एक बड़े घेरे में बैठे और बीच में आग सुलगी। थियोफ्रास्टस ने देखा, इस आग की लौ आम नहीं थी। इसमें धुआं अजीब तरह से ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि घूमकर नीचे ही रुकता था, जैसे मन की परछाइयों को पकड़ रहा हो। लोग जैसे ही आग को देखने लगे, उनके चेहरे बदलने लगे। डर, आंसू, थकान सब सतह पर आने लगे। थियोफ्रास्टस समझ गए, ये आग एक दर्पण है। ये हर व्यक्ति को उसके दिमाग का वह हिस्सा दिखाती है जिससे वह हमेशा भागता है। उन्होंने सोचा, अगर ये सच है तो मुझे खुद भी इस आग को देखना चाहिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और आग की लपटों में देखा, और वही था वह पल। एक ऐसा पल जिसने थियोफ्रास्टस की अपनी सोच की नींव को हिला दिया, क्योंकि आग में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वह जीवन भर दुनिया से छिपाते आए थे। थियोफ्रास्टस आग के सामने खड़े थे। लपटें हिल रही थीं, फुसफुसा रही थीं, जैसे किसी पुरानी भाषा में बातें कर रही हों। आसपास बैठे लोग अपने डर में घुल रहे थे, पर थियोफ्रास्टस उन सब से अलग, एक अनकहे साहस के साथ लपटों में देखने लगे। जैसे ही उनकी नजर आग से मिली, उनके अंदर एक झटका सा लगा। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं, धुआं उन पर झुकने लगा, और अगला ही पल उन्होंने आग में स्वयं को देखा। लेकिन वह वही थियोफ्रास्टस नहीं थे जिन्हें दुनिया जानती थी। न शांत, न समझदार, न स्थिर। आग में दिखने वाला थियोफ्रास्टस थका हुआ था, टूटा हुआ था, और सबसे ज्यादा अकेला। आग की आवाज जैसे उनके भीतर बोल रही थी, तुम सबकी आवाज सुनते हो, लेकिन अपनी आवाज कब सुनी थी आखिरी बार? थियोफ्रास्टस की सांसें भारी हो गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने पर कोई अदृश्य हाथ रखकर दबा रहा हो। उनकी आंखों के सामने एक के बाद एक दृश्य चमकने लगे। उन रातों के जहां वे दूसरों को डर से बाहर निकालते थे, लेकिन खुद के डर को कभी छूने की हिम्मत नहीं करते थे। उन दिनों के जहां उन्होंने स्वयं की थकान को ज्ञान के पीछे छुपा दिया। उन पलों के जहां वह अपनी असली इच्छा, उस सरल शांत जीवन की, दुनिया की उम्मीदों के बोझ में गुम कर बैठे थे। आग ने दिख रहा था, उनका वह रूप जो वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को दिशा देता था, पर खुद दिशा ढूंढने से डरता था। थियोफ्रास्टस के होठ सूख गए। उनका दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, तो यह मेरा छुपा हुआ स्वरूप है। आग ने उत्तर दिया नहीं, लेकिन लपटें और ऊंची होकर जैसे हाँ कर रही थीं। उसी आग में उन्होंने एक और दृश्य देखा। अरस्तु, उनके महान गुरु, धैर्यवान, बुद्धिमान और दृढ़। अरस्तु के चेहरे पर वही श्रद्धा नहीं थी जो बचपन में थियोफ्रास्टस देखते थे, बल्कि कुछ और, जैसे वह कह रहे हो, तुमने दुनिया को पढ़ लिया थियोफ्रास्टस, अब खुद को पढ़ो। थियोफ्रास्टस ने आंखें बंद कर ली। उनके कानों में आसपास बैठे लोगों की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पल वे किसी और ही संसार में थे। एक ऐसे संसार में जहां कोई विद्यार्थी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ उनका अपना नग्न सत्य था। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। उनकी सांसें अब स्थिर थीं। चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई थी, वह शांति जो केवल वह पा सकता है जिसने अपने भीतर का अंधेरा देखा हो और उससे भागा ना हो। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा। कई पूरी तरह टूट चुके थे, कई अपनी ही परछाइयों में खो गए थे, कई चिल्ला रहे थे कि उन्हें कोई पुकार रहा है। थियोफ्रास्टस ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत, ये आग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम ही अपने डर की जड़ हो। उन्होंने एक राह दिखाई, एक तरीका, एक अभ्यास, जिससे लोग अपनी छाया को समझ सकें। उन्होंने हमें सिखाया कि डर तब खत्म नहीं होता जब हम अंधेरे से लड़ते हैं। डर तब खत्म होता है जब अंधेरा हमें समझ में आ जाता है।
गांव वाले धीरे धीरे उस डर को पहचानने लगे। कुछ रोए, कुछ मुस्कुराए, कुछ हंसकर कहने लगे, हम इतने सालों से खुद से ही डरते रहे। थियोफ्रास्टस ने उस आग की ओर देखा। वह अब शांत थी, जैसे उसने एक अध्याय पूरा कर दिया हो। बुजुर्ग मुखिया उनके पास आई और बोली, आज आपने हमारे गांव को नहीं, हमारी आत्माओं को बचाया है। थियोफ्रास्टस हल्का सा मुस्कुराए, नहीं, मैंने तो सिर्फ वो रास्ता दिखाया जो आप सभी के अंदर ही था। लेकिन उनके मन में एक और बात उभर रही थी, एक सवाल, एक नई जिज्ञासा जो उन्हें आगे खींच रही थी। क्योंकि अगर ये आग उनके अंदर का छुपा हुआ डर दिखा सकती थी, तो दुनिया में और क्या होगा जो उन्हें दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और उस रात जब सारे पेड़ एक शांत लोरी गा रहे थे, थियोफ्रास्टस ने अपने छात्रों को आखिरी बार इकट्ठा किया। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर गिर रही थी और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जिसे सुनकर लगता था जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर खड़ी है। वे धीरे से बोले, मेरे दोस्तों, दुनिया तुम्हें बहुत कुछ बताएगी, लेकिन हर बात सच नहीं होगी। तुमसे कहा जाएगा कि फूल सुंदर है, पर उससे कभी पूछा नहीं जाएगा कि वो सुंदर क्यों है। तुमसे कहा जाएगा कि परछाइयों से डरो, पर कोई ये नहीं पूछेगा कि रोशनी किस दिशा से आ रही है। तुमसे कहा जाएगा कि अच्छाई और बुराई तय है, पर कोई यह नहीं समझाएगा कि अच्छाई का जन्म कहाँ होता है। उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जैसे किसी बूढ़े पेड़ की लकड़ी में छुपी धूप धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। वे आगे बोले, जो लोग सतह पर रहते हैं वे हमेशा जल्दी में होते हैं। उन्हें फूल की खुशबू तक पहुंचने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन तुम अलग हो। तुम वो हो जो चीजों को नजदीक से देखते हो, जो सवाल पूछने से डरते नहीं और जो जवाबों के पीछे छुपे खामोश रहस्य सुन सकते हैं। एक छात्र ने हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, अगर दुनिया इतनी उलझी हुई है तो हम सही रास्ता कैसे पहचाने? थियोफ्रास्टस ने आसमान की तरफ देखा, जैसे सितारों से सलाह ले रहे हो। फिर बोले, सही रास्ता वो होता है जिसे चुनने के बाद तुम्हारा मन शांत हो जाए। जिस रास्ते पर चलकर तुम भीतर से हल्के हो जाओ, दुनिया ताली बजाए ना बजाए उसकी परवाह मत करना। जो रास्ता तुम्हें भीतर से सही लगे, यही प्रकृति की आवाज है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। उनकी बातें गहरी थीं, लेकिन इतनी सरल कि एक बच्चा भी समझ सकता था। फिर उन्होंने एक छोटी सी जड़ी उठाई, एक सामान्य साधारण सी पौध। उन्होंने कहा, देखो इसको, लोग इसे बेकार समझकर तोड़ देते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जीवन का वही रहस्य छिपा है जो एक विशाल पेड़ में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पेड़ को दुनिया देख लेती है और इसे कोई नहीं देखता, पर प्रकृति के लिए दोनों बराबर है। दोनों में जीवन है, दोनों में संघर्ष है, दोनों में अर्थ है। यह कहकर वे मुस्कुराए, जैसे कोई बहुत पुरानी पहेली हल हो गई हो। उन्होंने धीरे धीरे चलते हुए जोड़ा, मेरी सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रकृति कभी छोटा बड़ा नहीं देखती, इंसान देखता है। यह भी एक तरह की बीमारी है, अहंकार की बीमारी। अगर तुमने जीवन में कुछ बड़ा सीखना है तो पहले इस बीमारी को समझना होगा। छात्रों ने सिर हिलाया, जैसे उनकी आत्मा बातें सुन रही हो, कान नहीं। थियोफ्रास्टस ने कहा, तुम दुनिया में किसी भी पेड़ को देखो, अगर उसकी जड़ें गहरी ना हो तो वह हवा के एक झोंके में गिर जाएगा। इंसान भी ऐसा ही है, अगर उसकी जड़ें सत्य, धैर्य, करुणा इनमें न हो तो वह भी एक झूठी प्रशंसा, एक फूहड़ गुस्सा या एक मामूली निराशा में टूट जाएगा। वे बैठे और धीरे धीरे अपनी उंगलियां मिट्टी में दबाई। ये मिट्टी तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कहां से आए हो और एक दिन तुम्हें यही लौटना है। इसलिए जीवन को हल्का रखो, सरल रखो, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो। उनकी आवाज में अब एक अंतिम सदृश शांति थी, जैसे वे जान चुके हों कि उनका अध्याय पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा, अगर मेरी शिक्षा का सार जानना चाहते हो तो बस इतना याद रखना, प्रकृति के करीब जाओ, सवाल पूछो और उस आवाज को सुनो जो तुम्हारे भीतर बोलती है, क्योंकि वही सबसे सच्ची आवाज है। उस रात तारों ने कुछ ज्यादा ही चमकना शुरू कर दिया था। शायद आकाश भी जानता था कि एक महान बुद्धि अपनी अंतिम सीख दे रही है। और फिर, जैसे कहानियों में होता है, उनके शब्द हवा में घुल गए, पर उनका असर उन दिलों में हमेशा के लिए बस गया जिन्होंने उन्हें सुना था। तो दोस्तों, थियोफ्रास्टस ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का असली सच उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में छिपा होता है। उन्होंने कहा था, चरित्र वह है जो तुम तब करते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता।
अब सोचिए, क्या आपका स्वभाव आपको ऊपर उठा रहा है या धीरे धीरे पीछे खींच रहा है? क्या आप वही व्यक्ति है जो आप बाहर दिखते हैं या भीतर कोई और छिपा है? क्या आपके कर्म आपकी अच्छाई का परिणाम है या आपकी कमजोरियों की प्रतिक्रिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आपका चरित्र आपकी किस्मत तय करता है तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? अगर इन प्रश्नों ने आप में थोड़ी भी हलचल जगाई है तो समझ लीजिए थियोफ्रास्टस आपके भीतर बोलने लगे हैं। इस दार्शनिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टोटल फिलॉसफी को, क्योंकि यहां हम सिर्फ सोचते नहीं, हम अपने स्वभाव को समझते हैं। टोटल फिलॉसफी, जहां हर विचार आपकी असली पहचान को उजागर कर पाए।